जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 3.8 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है लॉजिस्टिक्स सेक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अभी अभी फ्राइड स्मार्ट सिटीज़ करके एक प्लान को लॉन्च किया है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्लान्स लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम लोग सारे प्लान्स के बारे में देखेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें याद करना होता है। तो हम अगर सब चीज़ हाईलाइट कर देंगे, सब कुछ पढ़ने लगेंगे, तो फिर हम लोग याद नहीं कर पाएंगे। वी आर नॉट टीचर, वी आर स्टूडेंट। हमें एग्जाम देना है, हमें याद करना, हमें मालूम है कितना मेहनत लगता है याद करने में। ठीक है, हम लोग सब कुछ हाईलाइट नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज़ कर सकते हैं, बस उसी को हाईलाइट करेंगे। ओके, 10 cities विल बी डेवलप्ड एज फ्राइड स्मार्ट सिटीज़। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सिटीज़ पर फोकस की गई है। 10 सिटीज़ को हम लोग डेवलप करेंगे, 10 सिटीज़ को एकदम इफिशिएंट बनाएंगे। देखिए, ये जो फ्राइड स्मार्ट सिटीज़ है, इसका मकसद क्या होना चाहिए? किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम्स आता है, तो उसका क्या मकसद होना चाहिए? बहुत ही सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं कि इफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, जो लीगल लूप होल्स उसको खत्म करना है। तो इस तरीके के सारे आप पॉजिटिव पॉइंट वहाँ डाल सकते हो, और वही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, फ्राइड स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट मतलब समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है और उसका इफिशिएंसी को बढ़ाना है, कॉस्ट को घटाना है, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, ओके। तो ये जो 10 सिटीज़ है, इसको हम लोग आप इंट्रो में भी लिख सकते हैं। और इंट्रो में मुझे लगता है कि हमें जो भी जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सेक्टर, क्योंकि सेक्टर वाइज हम लोग सारे के सारे सेक्टर का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो याद करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रो में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट यही होगा कि जीडीपी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो याद रखेंगे। ठीक है, ये सब जो है न्यूज़ में चल रहा है, ये सब चीज़ हम लोग एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं या फिर इसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, देखिए, मेजर ड्राइवर्स ऑफ लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स है। ग्लोबलाइजेशन, रिड्यूस टाइम डिलीवरी, अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके जो चैलेंजेस है या फिर इसके जो नीड्स है या फिर कोई बेनिफिट्स है, तो अगर हम लोग लॉजिस्टिक सेक्टर का अगर बेनिफिट्स की तरफ से देखें, तो ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई हम लोग पॉइंट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस मैगजीन का चीज़ों को यूज़ करना है। हमें एकदम डिट्टो रटना नहीं कि हाँ ड्राइवर्स रट लो एकदम ऐसे करके, तो वो नहीं करना। ओके ओके, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है वो 25 से 30% तक कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि अभी उतना नहीं है, अभी बहुत कम है हमारा। तो हम ये बोला कि 25 से 30% कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अभी हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब वो करेंगे तो हम लोग उसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, अभी उसको दिमाग लगाना नहीं है। ओके, लॉजिस्टिक सेक्टर बताया कि कंप्लीशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑल द वे टू डिलीवरी फॉर कंजप्शन। देखिए, लॉजिस्टिक सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एकदम सप्लीमेंट्री है या कंप्लीमेंट्री, बिना उसके काम ही नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर बना दोगे प्रोडक्ट और कस्टमर तक नहीं पहुंचाएगा तो फिर फायदा ही क्या है? ठीक है, तो ये एक कॉमन सेंस की चीज़ है, आपको ये याद नहीं करना, बस लिखने के लिए, मतलब लिखने के लिए भी नहीं, बस समझने के लिए। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका जरूरत है नहीं हमें। ओके, साइज ऑफ द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री इज $215 बिलियन। ये इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आप इंट्रो में लिख सकते हो। ठीक है, और ये लिख सकते हो कि 22 मिलियन लोगों को लॉजिस्टिक सेक्टर ने एम्प्लॉयमेंट दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ड्राइवर, खलासी और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो 22 मिलियन लोगों को, 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, तो 22 मिलियन मतलब समझ लीजिए आप कितना लाख होता है। ठीक है, तो 22 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ, तो इससे भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट मिल जाएगा हम लोगों को, जो हम लोग इंट्रो में शुरू कर सकते हैं। उसमें से कोई भी एक लगा दीजिएगा, बाकी को आप कंक्लूजन में डाल दीजिएगा या फिर बीच में कहीं डाल दीजिएगा। ठीक है, ओके। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10.5% से हर साल इंक्रीज कर रहा है। 2019 से 2025 तक हर साल 10.5% से लॉजिस्टिक सेक्टर इंक्रीज करेगा। ये बहुत तगड़ा न्यूज़ है। अगर आपको लॉजिस्टिक सेक्टर में बिजनेस करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये सेक्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, इतना अच्छा ग्रोथ है इसका, तो बहुत सही है। ठीक है, इसको भी आप इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें मैं बताया जो इंट्रो में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पोर्ट कैपेसिटी, क्योंकि लॉजिस्टिक में पोर्ट भी आ गया, रेलवे भी आ गया, जो हमारा इनलैंड वाटरवेज है वो भी आ गया, जो रोड है वो भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो पोर्ट कैपेसिटी बोला गया कि 5 से 6% हर साल बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली पोर्ट से रिलेटेड आ जाता है तो हमें ये डेटा कोड करना पड़ेगा। हम जो नॉर्मल लॉजिस्टिक वाला डेटा है वो कोड नहीं कर सकते, इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करना है। ठीक है, फिर देखिए, इंडियन रेलवेज वाला जो डेटा है 1.1 बिलियन टन्स 2017 में
करता था ये लोड, लेकिन 2030 तक इसका टारगेट है कि हम लोग 3.3 बिलियन टन्स तक इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा टारगेट है और ये याद करना चाहिए, मतलब याद करने लायक है। अगर मैंने बताया जैसे ऊपर में जिस तरीके से अगर लॉजिस्टिक वाला क्वेश्चन अगर डायरेक्टली इंडियन रेलवे से इंटीग्रेट करके पूछ देता है तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करना है। ओके, उसके बाद देखिए फ्राइट ट्रैफिक ऑन एयरपोर्ट्स 17 मिलियन टन, 17 मिलियन टन, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा होता है। ओके, अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स फॉर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो पॉइंट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सारा का सारा पता होना चाहिए और बहुत ही सिंपल शब्दों में दी हुई है। तो हम लोग इसको बहुत ही इस वाले जो पॉइंट है ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल शब्दों में है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें हम लोग को कोई एग्जाम्पल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डेटा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इन्फोग्राफिक में डाल सकते हैं, पाई चार्ट वगैरह बना करके अपना आंसर को सुंदर बना सकते हैं, ठीक है। जो टॉपर का आंसर में डिफरेंस यही होता है कि वो लोग तो कुछ ग्राफ वगैरह डायग्राम वगैरह का यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास क्रिस्प पॉइंट रहेंगे तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो है क्रिस्प पॉइंट्स है, तो हम लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए रोड का जो बैड कंडीशन ऑफ रोड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा हो रहा है। नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, नए नए रिकॉर्ड बन रहे थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। 30 से 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है। ट्रैफिक वगैरह का भी इशू है, ठीक है। लो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड 250 किलोमीटर, मतलब एक दिन में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक ट्रक वो 250 किलोमीटर है, ठीक है। ओके, इश्यू एट चेक पोस्ट एंड टोल पोस्ट, कि हम लोग जानते हैं कि चेक पोस्ट और टोल पोस्ट में कितना गाड़ी रुकता है। अभी तो चीज़ें अच्छी हो रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तो काफ़ी बेहतर हो रहा है, ठीक है। ओके, लो सर्विस गारंटी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रेन कितना भी लेट हो सकता है, कभी कभी तो 10-10 घंटा लेट चलता है, तो ये इसका गारंटी नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है। लो कनेक्टिविटी टू इंडस्ट्री, जहाँ पर फैक्ट्री है, ठीक है, और वहाँ पर तो रेलवे नहीं है, रेलवे तो अपना जगह पे रहेगा, ठीक है। तो फैक्ट्री और रेलवे में कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, तो फैक्ट्री से अगर हमको कोई चीज़ को लेकर जाना है तो हमको रोड के थ्रू ही ले जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग रोड के थ्रू इसलिए लेके जाते हैं, ट्रेन का यूज़ नहीं करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि लगता है कि पहले हम लोग ट्रक में लोड करेंगे, फिर वहाँ पर स्टेशन में आएंगे, फिर उतारेंगे, फिर वहाँ से फिर ट्रक में लोड होगा, तो जो कैपिटल है ना लेबर वाला, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए लोग जो है ट्रक से ही प्रेफर करते हैं। ओके, नो फिक्स शेड्यूल ऑफ डिपार्चर और अराइवल, हम लोग जानते हैं कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, कितना लेट चल सकता है। ओके, देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट का प्रॉब्लम ये है कि सारे एयरपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बड़ा बड़ा चीज़ों को ले जाने के लिए, सिर्फ कुछ एक एयरपोर्ट जो हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में है सिर्फ वहाँ पर है, तो ये एक प्रॉब्लम है। हाई वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फ़्लाइट्स बहुत ही कम चलता है। जैसे रोड में ट्रक जब मन किया एक ट्रक भर के भेज दिए, ट्रेन में बहुत ट्रेन चलता है, लेकिन एरोप्लेन है, मान लीजिए कि आपको दिल्ली से रांची भेजना है, ठीक है, तो रिलेटिवली आपका 1-2 प्लेन होगा मैक्स टू मैक्स, तो इसका जो है वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्लेन्स कम है। ओके, पुअर वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बेसिकली ये तो ऊपर वाला पॉइंट में कैरी हो गया। ओके, अब पोर्ट्स में देखिए हेवी कंजेशन, ये ठीक है। लैक ऑफ गुड कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स, जिस तरीके से रेलवे का प्रॉब्लम था, ये भी उसका भी प्रॉब्लम है। और आउटडेटेड इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो ये तो पॉइंट रहेगा, ये तो आप रेलवे में भी डाल सकते हो, रोड में भी डाल सकते हो, एयरपोर्ट में डाल सकते हो, सब में डाल सकते हो, ठीक है। ओके, चैलेंजेस टू लॉजिस्टिक इंडियन इंडस्ट्री, ये सारे के सारे चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एड ऑन देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं इसमें। हॉलिस्टिक अप्रोच, ये जो है कॉमन पॉइंट है, हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं है, मतलब ये तो सब हर जगह डाल सकते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच, कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब लोग अच्छे नहीं है, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वेरी हाई कॉस्ट, इफिशिएंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, सारे के सारे कॉमन पॉइंट है, ठीक है। चैलेंजेस पे आप सब डाल सकते हो। ओके 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 ओके, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, देखिए अगर आप कॉमन पॉइंट तो है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास डेटा रहेगा तो आपको मजा आएगा डालने में, और एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई अच्छा किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 8 कॉमन पॉइंट है, ठीक है, तो उसमें से अगर 4 में भी आप डेटा डालते हो तो आपको भाई आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको सारा का सारा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, जितना याद है उतना काम चल जाएगा। 14% ऑफ GDP, ठीक है। ये कंट्री जो है हमारा जो इंडिया है, अपना GDP का 14% लॉजिस्टिक में खर्च करती है, जो बहुत बड़ा क्वांटिटी है। लेकिन जापान का देखिए, जापान का 11 है, USA का 9 से 10% है, ठीक है। 1-2% का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि GDP 3 ट्रिलियन है, तो उसका भाई 1-2% निकाल लीजिए फिर कितना होता है। ओके, देखिए जैसे मैंने बोला कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर बताया कि 10 to 15% जो है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है, बाकी सारे के सारे अनऑर्गेनाइज, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रक है, हाँ भाई चलो, तो अनऑर्गेनाइज है, ये प्रॉब्लम है। ओके,
डेटा डाल सकते हो 10 से 15%। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, इसमें क्या है डेटा डालोगे तो इसमें ठीक है, जो लोग हैं पढ़े लिखे नहीं है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह होता है, दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम है। ओके, स्लो अडॉप्शन न्यू टेक्नोलॉजी, जो एडॉप्शन है न्यू टेक्नोलॉजी का वो बहुत स्लो है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं बट उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उसको एडॉप्शन काफ़ी स्लो है हम लोग का। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन कॉम्प्लायंसेस, पुअर कोऑर्डिनेशन, मतलब अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है ना उनका कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर है। जैसे मान लीजिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर है, मान लीजिए कि पॉल्यूशन ये हो गया, पॉल्यूशन कागज बनाना है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और टाइम बहुत लगता है और घूस लगता है, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है। ओके, कोऑर्डिनेशन नहीं है अलग अलग स्टेक होल्डर्स में। हाई कॉस्ट एंड लो मार्जिन बिजनेस, तो एक प्रॉब्लम है कि इसका मार्जिन बहुत कम है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको मालिक को देना पड़ता है 50 लाख, जो भी भरना पड़ेगा ना जुर्माना उसको। ओके, लेस अवेयरनेस टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी मेजर्स, क्योंकि अगर सेक्टर जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पर लो कॉस्ट है, तो जो गरीब लोग हैं वहाँ काम करेंगे, तो उनके पास अवेयरनेस नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो अवेयरनेस नहीं है, वो लोग इन्वायरमेंट के प्रति कुछ देखेंगे नहीं, लोग तो खुद का पेट भरा नहीं जाता, तो इन्वायरमेंट क्या संभालेंगे वो लोग। ओके ओके, मेजर्स टेकन, मतलब यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव का पार्ट आ गया, तो ऊपर जो था हमारा 10 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में बनाना है, तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना पड़ेगा, ताकि जो लोग हैं ना वहाँ पर वो क्रेडिट ले पाएँ। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसके 10-15 जो व्हीकल्स है वो ख़राब हो गए, उनके पास मान लीजिए कि 20 ही व्हीकल्स है, 10-15 व्हीकल्स आउटडेट हो गए, मतलब पुराने हो गया, वो धुआं छोड़ रहा है, तो उनके पास कैपिटल नहीं है कि वो नया व्हीकल ले ले, क्योंकि पैसा बहुत कम आ रहा बिजनेस से। तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा देना चाहिए, लोन्स देना चाहिए सस्ते रेट में, सस्ते इंटरेस्ट रेट में, ताकि वो लोग उसको नया व्हीकल ले पाएँ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल ले पाएँ। ठीक है, देखिए ई वे बिल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जीएसटी वाला जो टॉपिक था उसमें ई वे बिल हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ई वे बिल में क्या है ना, ये सब कुछ को ऑर्गेनाइज कर देता है। अगर आप जीएसटी कागज लेके जाते हैं तो प्लानिंग करता है कि हाँ यहाँ से यहाँ पर इतना इतना सब कुछ मतलब ऑर्गेनाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। देखिए यहाँ गवर्नमेंट ने एक और डेटा डाला है, या तो आप ये वाला कोड कर सकते हो, या तो ये वाला डेटा भी कोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर्स है, नंबर्स याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, और ई वे बिल तो मतलब एक टेक्स्ट है, तो उसको याद करना काफ़ी ईजी हो। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी याद कर लो, जो भी अच्छा लगे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने बोला कि 300 से 325 किलोमीटर अभी गाड़ी चलता है पर डे। ठीक है, पहले क्या था 225 था जीएसटी आने के पहले, तो नंबर ऑफ जो मतलब एवरेज ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर गया है। ठीक है, जब भी आप कोई डेटा डाल रहे हो ना तो उसका रिपोर्ट डालना जरूरी है कि कहाँ से आप ये डेटा लेकर के आओ। ठीक है, तो अब एग्जामिनर को लगेगा हाँ भाई सही है, लेकिन अगर गलती से आप डेटा नहीं डाले और उसको ऐसा फील हो गया कि भाई हो सकता है कुछ रैंडम डेटा डाल रहा है, तो आपका नंबर काट सकता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए सेफेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि ई वे बिल लिख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, क्रिएशन ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन, मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये तो हमारा कॉमन पॉइंट में आता है। तो एक बढ़िया सा लॉजिस्टिक डिवीजन क्रिएट कीजिए, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो भी मिनिस्ट्री के अंदर में आपको क्रिएट करना है। ठीक है, और ये देखिए नेशनल लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन पोर्टल, मतलब डेटा जो है ना एक बहुत ही कॉमन पॉइंट हो गया, डेटा और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये भी मैंने कॉमन पॉइंट में ऐड कर दिया है, तो ये आपको हर जगह डाल सकते हो। ठीक है, ओके, मतलब डेटा को जिस तरीके से हम लोग अगर कंजर्व करेंगे, मतलब डेटा जितना इकट्ठा करेंगे उतना अच्छा हम लोग पॉलिसी बना पाएंगे, उतना अच्छा लोगों को हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म, एक बेसिकली एक पोर्टल है जहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स को आप ला सकते हो। जैसे मान लीजिए कि हमको चाहिए कोई सामान भेजना है और वो कोई ट्रक वाला है, ठीक है, फिर गवर्नमेंट एजेंसी है जो उसको रेगुलेट करती है, सबको एक पोर्टल में लेकर आ जाएंगे तो उनको रेगुलेट करना काफ़ी ईजी होगा। ओके, इंटीग्रेटेड अप्रोच टू लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब ऐसा हो कि जहाँ पर बस स्टैंड हो या फिर जहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जो भी स्टैंड होता है जहाँ पर अपना माल उतारेंगे, वहीं पर शिप का जो अड्डा है, पोर्ट है, वो वहीं पर होना चाहिए, रेलवे वहाँ से गुजरना चाहिए, ताकि सब अपना माल एक जगह उतारे और वहाँ से जहाँ पर जाना है वहाँ बहुत जल्दी चला जाए। अलग अलग दूर रहेगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 35 पार्क का ये हुआ था अनाउंसमेंट। उसके बाद सागरमाला जो है हम लोग को पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये दोनों आप कोड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक कोड कर दोगे तो आपका हो जाएगा। ओके,
लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स, तो इसमें बेसिकली अलग अलग स्टेट्स को कंपटीशन में लाया जाएगा ताकि एक दूसरे से वो compete करके अच्छा इनोवेशन करे और चीज़ों को इफ़िशेंट बनाए, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक एक्सीलेंस अवार्ड बेसिकली ये भी वही है, किस तरीके से एक दूसरे ये करेंगे, मतलब होता है ना कि बिल्ली बिल्ली लड़ेगी तो बंदर फायदा उठाएगा, तो वही बात है, ठीक है। प्रपोज नेशनल लॉजिस्टिक लॉ, ये आपका लॉ वाला आ गया, ठीक है। वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा कॉमन पॉइंट में वन नेशन वन स्टैंडर्ड वाला एक ऑलरेडी है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसी लाइंस में ये चीज़ भी है, वन नेशन वन कॉन्ट्रैक्ट पैराडिगम, ठीक है। ओके, नेशनल लॉजिस्टिक ड्राफ्ट पॉलिसी, तो ये ड्राफ्ट है बेसिकली, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है, जब आएगा तो हम उसको लिख सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव हम लोग लिख चुके हैं, तो लाइक 5-6 पॉइंट काफ़ी होते हैं, ठीक है। ओके, 5 पिलर्स ऑफ ड्राफ्ट ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, ये जो है, तो देखिए आप सोचिए जरा, इमेजिन कीजिए कि क्या आपको यूपीएससी डायरेक्ट पूछेगा कि ये वाला का पिलर्स बताइए, नहीं पूछेगा, आपको की प्रोविजंस पूछ सकता है, ठीक है। तो जब बिल आता है उसके बाद ही पूछ सकता है, उसके पहले बहुत ही कम चांस से पूछेगा यूपीएससी, ठीक है, जब तक वो बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, ठीक है। तो इसका की पिलर्स आपको एकदम रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 2 चीज़ था, इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस और इमरजेंसीज एंड डिजास्टर, तो ये दोनों पॉइंट ऊपर में कहीं नहीं था, इसीलिए मैंने इस दोनों को हाईलाइट किया, बाकी ये दोनों पॉइंट ऊपर में कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है, तो उसको हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, लेकिन ध्यान रहे कि जो याद रहेगा बस उसी को हाईलाइट करना है, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है, और जो यूज़ कर सकते हैं बस उसी को। ओके, सो देखिए इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री, ये भी बेसिकली रिलेटेड टॉपिक है, ये हम लोग करेंगे आने वाले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।